चलिए, पीपीटी सही से दिख रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का रिवर सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। भारत की झीलें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने टेस्ट भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या फिर भारत की जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए। गुड मॉर्निंग अमरुद जी, अरुण जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक दिख रही है पीपीटी? ब्लर हो रहा है बार बार? पीपीटी क्लियर दिख रही है? एक बार जरा से बता दो कि बीच में ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है। अभी ठीक है? अब ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है, दिक्कत हो तो बता देना। चलो चलो चलो, देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या फिर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्कस कराया था बीच में। ठीक है, क्या होता है बच्चों मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई नदी है, नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इस पे क्या किया हमने? एक डैम बना दिया इस प्रकार से। क्या बना दिया? डैम। ये क्या है? डैम है। ठीक है, ये क्या है? डैम है। ठीक है, अब इसको आखिर बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय शब्द लिखा है, मल्टीपर्पस शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। तो मल्टीपर्पस या फिर बहुउद्देशीय से क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे उद्देश्यों की इससे पूर्ति होती होगी। इसलिए तो हम इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या फिर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम किसी भी नदी में डैम बनाते हैं तो उससे बहुत बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब हम किसी डैम को बनाते हैं तो उसके पीछे एक वाटर रिजर्वायर बन जाता है ना? बहुत बड़ा एक जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको हम बोलते हैं वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर या फिर हिंदी में बोलते हैं जल संग्रहण क्षेत्र, है ना? वाटर रिजर्वायर, जल संग्रहण क्षेत्र, या फिर इसको एक और नाम देते हैं कृत्रिम झील। कृत्रिम झील या फिर आर्टिफिशियल लेक या फिर मानव के द्वारा निर्मित लेक। ठीक है, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब क्या होता है जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, इस प्रकार की झील बन जाती है पीछे साइड, तो क्या होता है? लोग घूमने आते हैं, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, एक उद्देश्य ये हो गया। ठीक है, पर्यटन बढ़ेगा तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, है ना? इसके अलावा क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा बन गया। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पर इससे कुछ किलोमीटर दूर, 50-100 किलोमीटर दूर कोई एक गांव है यहाँ पर, है ना? कोई एक गांव है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? जल की बहुत ज्यादा समस्या है, सिंचाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है। तो क्या करेंगे? यहाँ आसपास से एक नहर निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से नहर निकालेंगे और इसी डैम के जल को या फिर इस नदी के जल को क्या करेंगे? इस गांव तक पहुंचा देंगे, जिससे क्या होगा? इस गांव की जो पेयजल की समस्या है या फिर सिंचाई की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी समस्या को कौन सी हमने सॉल्व कर दी? दूसरी समस्या है कि पेयजल, और पेयजल बोल दिया आपने। ठीक है, सिंचाई या फिर सूखे की समस्या भी बोल सकते हैं। सूखे की यदि कोई समस्या है आसपास के क्षेत्र में, तो उसको भी दूर यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात, इसी का अपोजिट ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर इसी नदी के रास्ते में एक गांव पड़ता था, है ना? एक गांव पड़ता था। अब क्या होता था? जब भी कोई मानसून आता था, मानसून या फिर वर्षा होती थी, ठीक है, तो क्या होता था कि इस गांव में बाढ़ आ जाती थी। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था ये। ठीक है, अब क्या किया? जब हमने यहाँ पर डैम बना दिया तो इसके हम जल को कहीं ना कहीं, नदी के जल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा डैम में अलग अलग गेट होते हैं और उस हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाता है जल को। तो इससे कहीं ना कहीं हम बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं ना? जैसा कि फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इससे पहले जो बंगाल का क्षेत्र था ना, वो दामोदर नदी के बाढ़ के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहता था। ठीक है, इसी कारण से पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना बनने के बाद वहां पर बाढ़ का प्रभाव काफी कम हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो बाढ़ नियंत्रण भी इससे कर सकते हैं।
ठीक है। अगली चीज अरुण जी बता रहे हैं मत्स्य पालन, बिल्कुल मत्स्य पालन भी हो सकता है इससे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जल विद्युत, है ना, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, है ना, टरबाइन का यूज करके उसको घुमा करके जनरेटर से हम जल विद्युत का भी निर्माण कर सकते हैं। तो एक पर्पस ही हो गया। तो बच्चों ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है एक नदी घाटी परियोजना से। यही कारण है कि ये जो नदी घाटी परियोजनाएं होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं, है ना, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इसी के चलते जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को या फिर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को क्या कहा था, क्या संज्ञा दी थी, आधुनिक भारत का, आधुनिक, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ, मंदिर और तीर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार की संज्ञा दी थी इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये रखना, ठीक है। तो इनको हम क्यों बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्योंकि इनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इस कारण से हम इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब एक चीज जरा और समझ लीजिए, ठीक है, जैसे एक ये मुख्य नदी है कोई, है ना, और इसकी कुछ ये सहायक नदी है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये उस नदी का अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। तो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना या घाटी परियोजना कुछ भी समझ लीजिए, परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, ऐसे आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि सिर्फ नर्मदा नदी पर ही डैम बनाए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दामोदर नदी पर ही एक सिंगल डैम है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है। यदि कहीं पर नदी घाटी परियोजना शब्द जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए ये नर्मदा नदी है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये नर्मदा नदी है और इसकी कुछ सहायक नदी है, ठीक है, तो नर्मदा नदी पर भी डैम बनाए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और उसकी सहायक नदी पर भी डैम बनाए जाएंगे। तो एक मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि एक नदी घाटी परियोजना में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डैम हो, सिंगल डैम हो, अनेक डैम हो सकते हैं उस नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर भी अनेक डैम हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नदी घाटी परियोजना। जैसे कि दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदी है उस पर भी डैम है तो उसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ऐसा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब नदी घाटी परियोजना का मतलब यह है नदी और उसकी जो घाटी है, उसकी घाटी में और भी उसकी सहायक नदी है, तो उन सभी पर जो डैम होते हैं और उस पर संयुक्त रूप से एक जो नदी घाटी परियोजना घोषित की जाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम उस शब्द को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी परियोजनाएं जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, अनेक उद्देश्य याद रखना है। क्या क्या होते हैं, जैसे सिंचाई कर सकते हैं हम, बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं, जल विद्युत कर सकते हैं, जल परिवहन पर्यटन भी कर सकते हैं आदि, ठीक है। तो ये सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ की संज्ञा दी है। तो याद रखना है क्यों, क्योंकि इतने उद्देश्य की पूर्ति हो रही है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये रखती हैं इस कारण से, ठीक है। इसको आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ की संज्ञा दी है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ की संज्ञा किसको दी गई है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। और इसके ही एक साल बाद 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की नींव रखी, इसका उद्घाटन किया, इस पर ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया गया, जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस पर? दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर यह डैम बना, ये परियोजना प्लान की गई थी, आपको याद रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या आता है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं, ये भी देख लीजिए। भारत का सबसे पुराना जो डैम है वो कौन सा है? तो कल्लनाई डैम या फिर ग्रैंड एनिकट डैम, ये किस पर है? कावेरी नदी, कावेरी रिवर, कहां पर? तमिलनाडु। कावेरी नदी तमिलनाडु पर भारत का सबसे पुराना डैम है कल्लनाई डैम, जो कि अभी भी काम कर रहा है, अभी भी चालू अवस्था में है, ठीक है। लगभग बच्चों ये 2000 वर्ष पुराना डैम है। कितना? 2000 वर्ष पुराना डैम है और भारत का सबसे पुराना डैम है, आपको याद रखना है। अभी भी रनिंग कंडीशन में बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। दोनों नाम याद रखना है, कल्लनाई डैम और ग्रैंड एनिकट डैम। ओल्डेस्ट डैम है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम, पहले भी हमने डिस्कस किया है, 4.8 किलोमीटर, है ना। ये हीराकुंड कहां पर है? महानदी कहां से निकलती है? सिहावा पहाड़ी उड़ीसा से इसका ओरिजिन होता है ना। छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इसी में ये हीराकुंड डैम है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कुछ फैक्ट लिखे हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेट को लेंगे और एक एक स्टेट में कौन कौन से डैम है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग हम इन डैम को कवर करेंगे, क्योंकि नदियां तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आपको नदियों का आइडिया है ही, बस हम स्टेट के अकॉर्डिंग डैम यहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर कौन कौन से डैम है इनको देख लेते हैं। जैसे कि बगलिहार परियोजना, बगलिहार डैम कहां पर है? चेनाब नदी पर है ना। चेनाब लिखा है, चेनाब है, एक ही मात्रा आएगी। तो चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना है, आपको याद रखना है। कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में है ये वाला, ये जम्मू कश्मीर है हमारा, ये वाला, ठीक है। एक सलाल डैम है, सलाल परियोजना है, ये भी चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। और एक दुलहस्ती परियोजना है, ये भी कहां पर है? चेनाब नदी पर है, याद रखना है, ठीक है। तो तीनों चेनाब नदी की हैं, जो कि कॉमन है, तीनों चेनाब नदी की हैं, तीनों जम्मू कश्मीर में है। तो बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। कैसे याद करोगे? नदी भी कॉमन है, यूनियन टेरिटरी भी कॉमन है, दोनों चीजें कॉमन हो गई, तो सिर्फ आपको डैम ही याद करने हैं, है ना। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीनों डैम कहां है? जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पर है। चेनाब किसकी सहायक नदी है बच्चों? तो चेनाब किसकी एकमात्र सहायक नदी है? सिंधु की। 5 नदियों में, पंच नदी में एकमात्र सहायक नदी है सिंधु की। बाकी 4 नदियां, 3 नदियां किस में आकर के मिलती है? चेनाब में, और बची एक ब्यास, वो सतलज में जाके मिलती है, ठीक है। ऐसा जब भी आप डैम पढ़े, झील पढ़े, तो नदियां भी, नदियों का नाम भी आता है, तो नदियों का भी रिवीजन साथ में करते जाइए, ठीक है। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में एक थीन डैम है। कौन सा डैम है पंजाब में? थीन डैम है। किस नदी पर है? तो रावी नदी, है ना, जो कि सिंधु नदी तंत्र का ही हिस्सा है। रावी नदी पर एक थीन डैम है, आप याद रखना है। इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से किसे रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं? तो थीन डैम का नाम ही रंजीत सागर बांध है, जो कि रावी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर ये स्थित है। कहां पर? ये पंजाब है और ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो इनकी बॉर्डर पर ही ये डैम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हिमाचल की बात कर लें तो पौंग डैम आपको एक देखने को मिलेगा, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। व्यास नदी पर ये स्थित है। किस पर है? व्यास नदी पर स्थित है पौंग डैम। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। नाथपा झाकरी की बात कर लें तो सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। कहां पर है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश पर नाथपा झाकड़ी डैम स्थित है, आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल हमने पहले भी डिस्कस किया था। भाखड़ा और नांगल जो डैम है, ये 2 डैम है, ठीक है। एक तो हिमाचल प्रदेश में आपको भाखड़ा देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर पंजाब है, आपको पता है, तो पंजाब में आपको थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर नांगल देखने को मिलता है, ठीक है, नांगल। और इनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल डैम कहा जाता है, आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण डैम है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर यह बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर दोनों डैम आते हैं, याद रखना है। दोनों ही अलग अलग डैम है, लेकिन ये साथ में इनको बोला जाता है भाखड़ा नांगल डैम, या फिर संयुक्त रूप से इनको नाम लिया जाता है। देखिए, भाखड़ा नांगल
का जहां जल संग्रहण किया जाता है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। ठीक है, वही चीज है जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है किसी नदी के पीछे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, या फिर जल संग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, या फिर वाटर रिजर्वायर बोलते हैं। तो भाखड़ा नांगल डैम के पीछे जो जल संग्रहण क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील हम इसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी इसकी हाइट जो है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 226 मीटर है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। देखिए डैम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, गुरुत्वीय डैम होते हैं, आर्च डैम होते हैं, बैराज होते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय डैम में नॉर्मली क्या होता है, कंक्रीट का यूज करके जो डैम बनाए जाते हैं उनको हम गुरुत्वीय डैम के अंतर्गत रखते हैं। उनको अभी हमें ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है, बस आपको याद रखना कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है कौन सा, भाखड़ा नांगल। ठीक है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी हाइट भी याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, हाइट भी याद करना जरूरी है। इसके अलावा इसके पीछे जो वाटर रिजर्वायर है गोविंद सागर झील, ये भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण डैम है उनको थोड़ा सा आपको डिटेल में याद रखना, जैसे उनकी हाइट याद कर लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा कब बना था ये भी आप याद कर सकते हो। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, इसके बारे में मैंने कई बार आपको पहले डिस्कस कराया है। ठीक है, भागीरथी नदी और भीलांगना नदी, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 261 मीटर, है ना। कहां पर है, भागीरथी और भीलांगना नदी पर। ये मैंने आपको जब गंगा नदी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो याद रखना है कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी डैम है। चूंकि सबसे ऊंचा है तो इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 261 मीटर इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, टिहरी डैम के बारे में ही है। यहाँ पर भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर याद कर लो, 260.5 लगभग है, तो 261 हम मान करके यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूकंप क्षेत्र नंबर 5, चूंकि हिमालयी रीजन में है तो हिमालयी रीजन आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां यहाँ पर होती रहती हैं। ठीक है, गणेश प्रयाग में है, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर एक प्रयाग है, गणेश प्रयाग। ठीक है, हालांकि पंच प्रयाग में हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रयाग है, भीलांगना और भागीरथी के संगम पर, योगेश जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए भूकंप क्षेत्र क्रमांक 5 में जब हम भूकंप वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब हम देखेंगे कि जो भारत है हमारा, इंडिया है, इस पे कौन कौन से भूकंप जोन आते हैं। तो इसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जो भूकंप क्षेत्र नंबर 5 है, इसके अंतर्गत ही टिहरी डैम है। अब चूंकि आपको पता है कि जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट हो गई, तो इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर कोलाइड कर रही है ना, लगातार ये इनका कोलाइडेशन हो रहा है, इंडियन प्लेट अभी भी अंदर छेपित हो रही है। तो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण यहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं, आप सुनते होंगे इस रीजन में, या फिर जो इसका मैदानी रीजन है यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के अंदर कारण। तो ये भूकंप क्षेत्र नंबर 5 के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है टिहरी डैम। इसके अलावा एक और उत्तराखंड में डैम है किशाऊ डैम। कौन सा डैम है, किशाऊ डैम, आपको याद रखना है यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी। ठीक है, तो टोंस नदी पर यह डैम बनाया गया है, याद रख लेना, बस नाम याद रख लेना, किस राज्य में है, किस नदी पर है, याद रख लेना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर देखने को मिलता है। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, सॉरी ये उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो इनकी बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता है किशाऊ डैम, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में एक जवाई डैम है जो कि लूनी
की सहायक नदी जवाई नदी पर है, ठीक है। जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की है, तो इस पर ही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है चंबल, चंबल नदी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। चंबल नदी कहां से निकलती है? महूजाना पाव से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है। तो इस पर आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आपको राणा प्रताप सागर देखने को मिलेगा, राणा प्रताप सागर, ठीक है। एक आपको गांधी सागर देखने को मिलेगा, गांधी सागर। और एक और कौन सा है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन सा है, ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर ये कहां पर है? चंबल नदी पर है, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, आपको पता होगा। महू जाना पाव मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसको बनाया गया है, ठीक है। राणा प्रताप सागर। हाँ, एक और कौन सा है? जवाहर सागर है, ठीक है। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और यहाँ पर गांधी सागर, गांधी सागर, ये 3 डैम है। कौन कौन से? ठीक है। गांधी सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य है, मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर गांधी सागर है। जवाहर सागर राजस्थान में आता है, ठीक है, कोटा में। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिला है, यहाँ पर है। तो ये तीनों डैम आसपास ही लाइन से बने हुए हैं, तीनों ही चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल महू जाना पाव मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे जाते हुए इसको क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। तीनों डैम याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जवाहर सागर राजस्थान में ही है, चंबल नदी पर बना है, यमुना की सहायक नदी पर ये बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा जिले में आता है, ये कहां पर आता है? कोटा जिले में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक मेजा डैम भी है राजस्थान के अंतर्गत ही, कोठरी नदी सॉरी, कोठरी नदी पर यह बना हुआ है, राजस्थान के भीलवाड़ा में आता है। देखिए, जो बच्चों ये डैम वगैरह ना, इससे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक डैम दे देगा, जैसे सिविल सर्विसेज जैसे जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 डैम दे देगा, है ना, 4 डैम के नाम दे दिया आपको, है ना, और यहाँ पर आपको राज्य दे देगा, या फिर इसके अलावा नदी दे सकता है, ठीक है, राज्य या फिर नदी दे देगा यहाँ पर। तो आपको मैच करना होगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। जो वनडे एग्जाम है जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, उनमें सिंपल सा पूछ लेगा फलाना फलाना डैम किस नदी पर है, फलाना फलाना डैम किस राज्य में है, या फिर इस राज्य में कौन सा डैम है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे लंबा डैम कौन सा, सबसे पुराना डैम कौन सा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर स्टैटिक टॉपिक ही है, आपको देखना है। चंबल नदी पर बना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। मेजर डैम देख लिया, कोठरी नदी पर भीलवाड़ा के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गांधी सागर, अब भी मैंने आपको बताया, चंबल नदी के अंतर्गत आता है गांधी सागर डैम। किस पे आता है? चंबल नदी के अंतर्गत आता है गांधी सागर डैम। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है तो उसकी लगभग बॉर्डर पर ही आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में है पूर्णतः। यहाँ पर आपको जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर 2 और मिलेंगे, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में मिलेंगे, है ना, ये राजस्थान है यहाँ पर, तो ये 2 राजस्थान में देखने को मिलते हैं। चंबल नदी की पर है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, तो मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है, भानपुर तहसील में। एक बरगी डैम काफी फेमस है, नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है बरगी डैम। तो ये भी आपको याद रखना है बरगी डैम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा सागर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डैम है, आपको याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ज्यादातर डैम आपको महत्वपूर्ण जो भी हैं मध्य प्रदेश के, वो आपको नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। खंडवा जिले मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है इंदिरा सागर डैम, ठीक है। माता टीला बांध की बात करेंगे तो माता टीला बांध आप देखेंगे तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। माता टीला इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखना है, ठीक है। बेतवा नदी पर है, बेतवा भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। बेतवा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से ही निकलती है। भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, इसके पास ही एक और जिला है रायसेन, तो रायसेन से निकलती है, कुमरा गांव से बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है प्रदूषण के कारण, लेकिन है ना, प्रदूषण के कारण इसकी कंपेयर करते हैं गंगा से, और मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है और यमुना में जाकर के मिलती है। तो याद रखना है, माता टीला डैम इस पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें डैम की, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आता है, बेतवा नदी पर ही इसको बनाया गया है। किसकी सहायक नदी है बेतवा? यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखना है, ठीक है। राजघाट बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसके नाम से? राजघाट बांध बोल लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, दोनों की ही सिनोनिम्स है।
रिहंद डैम की बात कर लें तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिहंद डैम कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। ये वाला जो जिला है इसको हम बोलते हैं सोनभद्र जिला। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है ना। 4 स्टेट के साथ इसकी बॉर्डर लगती है सोनभद्र जिले की। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, यहाँ झारखंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर बिहार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, याद रख लेना। और यहाँ पर ही आपको रिहंद नदी पर रिहंद डैम देखने को मिलता है। कौन सा, रिहंद नदी पर रिहंद डैम देखने को मिलता है। इसके पीछे जो वाटर रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम हम इसको बोलते हैं। मतलब इसके पीछे जो वाटर रिजर्वायर है या फिर कृत्रिम झील है उसको नाम दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, तो याद रखना है रिहंद नदी पर बना है जो कि सोन की सहायक नदी है। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर नीचे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, तो इनकी ही बॉर्डर पर लगभग आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंतर्गत 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है। देखिए कितनी बड़ी कृत्रिम झील है ये, 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये फैली हुई झील है। इस कारण से इसको भारत का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर भी कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी बोली जाती है। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद डैम पर बना है। आपको याद रखना है कितना क्षेत्र है, 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना। किसको आप बोल रहे हैं फर्स्ट कृत्रिम लेक है, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना, इसका एरिया याद रख लेना, सोनभद्र जिले के अंतर्गत आती है। जितनी भी डिटेल है याद रख लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 डैम इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। 1948 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तिलैया, मसानजोर, मथान, पंचेत, ये सभी जो डैम है बच्चों इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बराकर नदी है, यहाँ पर तिलैया डैम देखने को मिलता है, यहाँ पर कोनार डैम देखने को मिलता है। ठीक है, ये दामोदर नदी है, यहाँ पर पंचेत डैम देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डैम आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंतर्गत। मैथन डैम है एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मैथन डैम देखने को मिल जाता है। तो दामोदर और उसके जो कुछ प्रमुख सहायक नदी है उन पर ये डैम बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये दामोदर नदी है। ठीक है, ये दामोदर नदी है, बराकर इसकी एक सहायक नदी है, और भी बहुत सारी सहायक नदी है, उन पर ये डैम बनाए गए हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इसके लिए बच्चों ये इतनी बड़ी परियोजना है और चूंकि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है तो इसके लिए एक निगम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, निगम बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं दामोदर घाटी निगम। ठीक है, दामोदर घाटी निगम ही इसको पूरा पूरा कंट्रोल करती है या फिर नियंत्रित करती है इस पूरी परियोजना को, तो याद रखना है। ठीक है आपको। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर,
सभी का PDF आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अंतर्गत एक तिलैया डैम है जो कि दामोदर की ही सहायक नदी बराकर नदी पर है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया डैम बनाया गया है। ठीक है, एक ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि तिलैया डैम किस नदी पर है, तो याद रखना है दामोदर पर नहीं है बल्कि बराकर नदी पर तिलैया डैम बनाया गया है, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। किसका? दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। मैथान डैम की बात करेंगे तो मैथान डैम बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसको भी कहां पर बनाया गया है? बराकर एक प्रमुख सहायक नदी है दामोदर की, याद रखना है, तो बराकर नदी पर इसको बनाया गया है। पंचेत डैम की बात करें तो दामोदर नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, पंचेत डैम भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी परियोजना के अंतर्गत आता है। दामोदर नदी पर ही इसको बनाया गया है। मसानजोर डैम की बात करेंगे तो मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है, दुमका जिले में ये आता है, याद रखना है मसानजोर डैम। ठीक है, इसके अलावा मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसानजोर डैम को कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसे फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किस डैम को कनाडा डैम के नाम से जानते हैं, तो मसानजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है फरक्का बैराज। तो इसको भी आपको याद रखना है, हमने डिस्कस किया था कि गंगा की जो वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, उसमें जल की कभी कमी ना हो, पानी की कभी कमी ना हो, इसके चलते फरक्का बैराज बनाया गया। ठीक है, गंगा इस प्रकार से आती है, उसकी एक वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है। कौन सी है? हुगली है। ठीक है, हुगली, और ये कौन सी हो गई? गंगा। ठीक है, अब इसके किनारे क्या है? कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, तो इसमें कभी जल की कमी ना हो, इस कारण से यहाँ पर एक बैराज बना दिया गया है, एक प्रकार का डैम बना दिया गया है, जिसमें क्या होता है, गंगा के जल को इसमें छोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे कलकत्ता पोर्ट में, कोलकाता पोर्ट में कभी भी जल की कमी ना हो। तो याद रखना है फरक्का बैराज, पहले भी हमने डिस्कस किया है, बैराज एक प्रकार का डैम ही है। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड की बात कर लेते हैं। तो हीराकुंड की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा के संबलपुर में, संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर, मतलब संबलपुर ही आता है लगता है, लेकिन लगभग शहर से 15 किलोमीटर दूर इसको बनाया गया है। सबसे लंबा डैम है भारत का, याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इतने विशाल जो डैम होते हैं ना, जो इतने बड़े बड़े विशाल डैम बनाए जाते हैं, वो हमेशा ही मानव जीवन के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि कभी भी यदि कोई दुर्घटना हुई, डैम में कोई दिक्कत आई, तो इतने बड़े ये डैम होते हैं, क्योंकि जब ये डैम बनाया जाता है ना, और ये कितना लंबा है, लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है, इसके पीछे जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पीछे झील थी, तो इसमें इतना जल होता है ना कि कई शहरों को ये डुबा सकते हैं। ठीक है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी डैम बहुत बड़ा है, तो इसी के चलते इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। दूसरी एक और बात क्या याद रखिए कि जब भी कोई डैम बनाया जाता है ना बच्चों, इस प्रकार से डैम बनाया तो उसके पीछे जो जल संग्रहण क्षेत्र बनता है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे गांव, ठीक है, जंगली क्षेत्र हो गया, गांव हो गए, है ना, गांव में जो रहवासी हैं, ठीक है, जो जंगली जानवर हैं, ये सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस जल संग्रहण क्षेत्र में, वाटर रिजर्वायर में कई सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र क्या आता है, उस जल के डूब में आता है ना, तो इस कारण से ये पूरा क्षेत्र खाली कराना पड़ता है। इस कारण से भी कई बार क्या वो होता है कि डैम्स वगैरह का काफी ज्यादा विरोध किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा एक सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये कहां पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जब इसको बनाया जा रहा था, ठीक है, तो इसके कारण से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, उस डैम के कारण, उस
जल का जो जल संग्रहण क्षेत्र बन रहा था उस डैम का, तो उसके अंतर्गत आ रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। तो इसका काफी लंबे समय तक विरोध भी चला था, है ना। मेघा पाटकर वगैरह आपने नाम सुना होगा, है ना, मेघा पाटकर, इन्होंने इसका काफी लंबे समय तक विरोध किया और इस डैम को बनने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इस कारण से कई बार इनको शोक की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है हीराकुंड डैम, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा डैम है, हालांकि सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे, सबसे लंबा बोलेंगे। ठीक है, सबसे लंबा बोलना सही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक होता है लंबा, इस प्रकार से। ठीक है, तो लंबा बोलना सही रहेगा, बड़ा बोलना सही नहीं रहेगा। इस बांध की कुल लंबाई यदि देखेंगे तो 25.8 किलोमीटर है, मतलब पूरा यदि आप इस प्रकार से आप देखेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई मिला करके, लेकिन इसकी लंबाई आप देखेंगे तो 4.8 किलोमीटर लंबा ये डैम है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हीराकुंड डैम काफी इंपॉर्टेंट डैम है। किस राज्य में है, किस नदी पर है, इसकी क्या विशेषता है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सरदार सरोवर देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, गुजरात के नवगाम में जो वो सरदार पटेल की जो मूर्ति है ना, तो उसके आसपास ही आपको देखने को मिलता है, गुरुत्वीय डैम है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको ये भी काफी बड़ा डैम है। ऐसा कहा जाता है कि हीराकुंड सरदार सरोवर जो डैम है इसको बनाने में इतना ज्यादा कंक्रीट लगा है। कंक्रीट मतलब समझते हैं ना, कि जो सीमेंट होता है और गिट्टी वगैरह होती है, रेत, सीमेंट गिट्टी और रेत का जो मिक्सचर होता है जिससे आपके घर की छत बनती है ना, तो उसके मिक्सचर को ही कंक्रीट बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि सरदार सरोवर में इतना ज्यादा कंक्रीट यूज हुआ है, इतना बड़ा ये डैम है कि इससे चंद्रमा तक सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं, स्टेप्स बनाए जा सकते हैं ना। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखना है। हाँ, नदी वाली बात अलग हो गई योगेश जी, नदी की बात अलग हो गई। ठीक है, नदी का जो शोक बोल रहे हैं वो क्यों बोलते हैं कि उससे बाढ़ आती है ना। और डैम को पीछे के डैम यदि शोक के रूप में यूज किया जा रहा है तो उसका रीजन अलग है। उसका मतलब ये है कि कभी डैम में कोई दिक्कत आई है ना, कभी डैम में क्रैक हुआ या फिर फूटा डैम या फिर कोई भी दिक्कत आई, तो उससे ये मान लो कि पूरा का पूरा जो आसपास का कई जिले हैं, कई शहर है, वो तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो महानदी को तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन डैम को भी वहां पर संज्ञा दी गई है। ठीक है, दोनों के रीजन अलग हैं। उससे बाढ़ आती है इसलिए बोलते हैं। ये इतना विशाल डैम है, इसमें कभी भी गड़बड़ी होगी, कुछ खराबी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो इससे बहुत ज्यादा जनहानि, माल हानि हो सकती है। इस कारण से इसको शोक बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का पर्पज अलग है, बोलते दोनों को ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुजरात जिले में है, याद रखना है। 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है एक प्रकार से। ठीक है, अब संयुक्त परियोजना क्या होती है इसको भी जरा समझ लीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 3 राज्यों में बहती है। अब क्या होगा, इसमें जब डैम बनाएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में नहरें भी भेजते हैं जिससे सिंचाई हो सके आसपास के क्षेत्रों में। इससे जो बिजली बनती है ना, तो बिजली भी भेजी जाती है आसपास के शहरों में, राज्यों में। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना मतलब क्या है, इसको भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, यदि किसी डैम से, है ना, उस पे जो जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है या फिर नहर से किसी को राज्य को या फिर शहर को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो एक से अधिक राज्य हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उस परियोजना से एक से अधिक राज्यों को लाभ पहुंच रहा है तो उसको हम बोलते हैं उन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। जैसा कि सरदार सरोवर जो डैम है, ठीक है, इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती नर्मदा नदी, फिर भी उससे लाभान्वित होता है। इस कारण से इसको चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना बोला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति होती है, इससे जो बिजली बनती है तो बिजली की आपूर्ति होती है, इस कारण से इनको इस परियोजना को 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कहा जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा लिखा मिले मतलब आप क्या समझोगे, या तो इससे पानी मिल रहा है राज्य को, या तो क्या हो रहा है, या तो उससे बिजली की आपूर्ति उसको हो रही है। ठीक है, ग्रेविटी डैम देखिए एक प्रकार का डैम होता है। ग्रेविटी डैम जो होता है ना, अभी मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम मतलब क्या होता है, डैम अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, जगह के हिसाब से डैमों को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 पहाड़ी हैं, इस प्रकार से 2 पहाड़ी हैं, ठीक है, तो उस रीजन को देखा जाएगा, कहीं भूकंपीय क्षेत्र तो नहीं है और कोई समस्या तो नहीं है, किस प्रकार से वहां पर बनाना है। ग्रेविटी डैम का मतलब सिंपल सा ये होता है, ग्रेविटी के अनुसार कंक्रीट का यूज करके सीमेंट, रेत
और गिट्टी वगैरह जो होती है उसका यूज करके जो डैम बनाया जाता है उसको हम ग्रेविटी डैम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आर्च डैम होता है, अलग अलग प्रकार के डैम होते हैं। एक आर्च डैम होता है जैसे इस प्रकार से, मान लीजिए दो पहाड़ी है ना, एक पहाड़ी यहाँ पर है और एक पहाड़ी यहाँ पर है, तो इस प्रकार से उसका शेप देके एक आर्च डैम बनाया जाता है। एक बैराज होता है, बैराज मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जिसका उद्देश्य पानी को डाइवर्ट करना हो, जैसा कि हमने देखा था फरक्का बैराज, हरि के बैराज, वहां से नहर निकाली गई थी, या फिर हुगली नदी पर जल को भेजा जा रहा है बैराज। तो अलग अलग प्रकार के डैम होते हैं, ठीक है, उनका एक टाइप है ना, उनके प्रकार हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी डैम में सिंपल सा ये होता है कि ग्रेविटी का यूज करके उसको बनाया जाता है और कंक्रीट का यूज करके वो डैम बनाया जाता है, उसको हम ग्रेविटी डैम बोलते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। उकाई डैम की बात कर लें तो ताप्ती नदी के अंतर्गत उकाई डैम आता है ना। कहां पर, ताप्ती नदी पे, कहां पर, गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलता है। सूरत जिले के अंतर्गत ये आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और एक और काकरापारा, ये भी ताप्ती नदी गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलता है, सूरत जिले में ही ये आता है, ठीक है। याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी गुजरात, दोनों चीजें कॉमन हो रही हैं, बस नाम याद कर लीजिए, ठीक है। जिला भी यहां पर कॉमन है। आगे है कोयना डैम, ठीक है। कोयना डैम की बात कर लेते हैं तो यह कोयना नदी पर स्थित है, ठीक है, कोयना नदी पर स्थित है। किसकी सहायक नदी है कोयना, जल्दी से बता दो, कोयना किसकी सहायक नदी है। जायकावाड़ी बांध की बात करें तो गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो कोयना और जायकावाड़ी दोनों ही कहां पर है, महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, इतना जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से, कोयना किसकी सहायक नदी है। आगे पाठ पीछे सपाट वाला काम मत करो, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये दो डैम याद रखना, कोयना डैम और जायकावाड़ी डैम। कोयना डैम कोयना नदी पर है, किसकी सहायक नदी है आपको बताना है, और जायकावाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित एक डैम है, ठीक है। कर्नाटक की बात करेंगे तो एक अलमाटी डैम है, ठीक है। अलमाटी डैम कहां पर है, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी डैम है, ठीक है। कृष्णा नदी आपको पता होगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम मैंने आपको बताया था एक जलप्रपात है, इससे जल विद्युत का भी निर्माण किया जा रहा है 1902 से, ठीक है। 1902 से जल विद्युत का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो शिव समुद्रम डैम कावेरी नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है। एक कृष्ण सागर डैम है, तो कावेरी नदी पर इसको निर्मित किया गया है, ठीक है, कृष्ण सागर डैम। तो ये तीनों याद रखना है, कर्नाटक के डैम है, ठीक है। अलमाटी डैम, शिव समुद्रम डैम और कृष्ण सागर डैम। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कृष्ण सागर भी कावेरी नदी पर है, अलमाटी कृष्णा नदी पर है। अब देखिए जो दक्षिण भारत के बच्चों ये डैम है, तो गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। ये चीजें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ना कि किस नदी पर है, इसके अलावा किस राज्य में है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना बच्चों ना, क्योंकि गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, तो ध्यान से पढ़ना किस नदी पर है, किस राज्य में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा और गलती कर देते हैं वो, ठीक है। क्योंकि लगभग सेम सेम टाइप की नदियां हैं, है ना, आपस में एक दूसरे राज्य में प्रवाहित होती हैं, तो कंफ्यूजन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोयना, वेरी गुड योगेश जी, कृष्णा की सहायक नदी है, सही बात है। हाँ अनिल जी बताइए, कोई डाउट। अनिल चौहान, ठीक है, गलती से हो गया होगा। कृष्णा की है, कृष्णा की है, ठीक है। गुड्डू रॉय जी, कृष्णा की ही सहायक नदी है कोयना, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो जब भी आप डैम भी पढ़ो तो नदियों का भी रिवीजन साथ में करते जाइए, सही रहेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो श्री सेलम डैम, श्री सेलम डैम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। हमने नदियों में भी
इसको डिस्कस किया था, याद रखना महत्वपूर्ण है। कृष्णा नदी पर इसको बनाया गया है। नागार्जुन सागर की बात कर लेते हैं तो कृष्णा नदी पर ही इसको बनाया गया है, काफी महत्वपूर्ण डैम है, याद रखना। नागार्जुन सागर कहां पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर पड़ता है। कहां पर? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर पड़ता है। चूंकि आपको पता होगा तेलंगाना पहले 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है, तो इनकी बॉर्डर पर ये पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की बात कर लें तो एक मैट्टूर डैम आपको देखने को मिलता है कावेरी नदी पर, यह भी हमने पहले डिस्कस किया था। इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर है, यह भी हमने पहले डिस्कस किया था। आर्च डैम है, ये कैसा डैम है? आर्च डैम है, ठीक है। इस प्रकार से दो पहाड़ियों के बीच में आर्च शेप में इसको बनाया गया है, तो आर्च डैम का एग्जांपल है, याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा आर्च डैम का उदाहरण है? तो जो केरल है, केरल के अंतर्गत इडुक्की डैम है, ये आर्च डैम का एग्जांपल है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना की बात करेंगे बच्चों तो एक पोचमपाद डैम है, पोचमपाद परियोजना है, डैम है, तो गोदावरी नदी के अंतर्गत इसको बनाया गया है। रामसागर डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, रामसागर डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कलपोंग डैम, कलपोंग नदी पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, क्लियर है, ये सारे डैम मैंने आपको बता दिए। ज्यादातर बच्चों आपको देखिए यहाँ पर डैम में क्या करना है, कुछ है ना, डैम जितने भी हैं इनको आपको दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्टेट पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे नदी पूछ लेगा, है ना, दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, स्टेट पूछेगा या फिर नदी पूछेगा, या फिर कुछ अन्य विशेषता है किसी डैम की, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा डैम, ठीक है, सबसे लंबा डैम, ठीक है, या फिर और कुछ पूछ ले कि गुरतुई डैम के बारे में पूछ ले, या फिर ऐसा पूछ ले कि कोई और खासियत हो किसी की, सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, इसके पीछे का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर कौन सा है। तो ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो याद रखना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये नदियों से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक थे, है ना, नदियों से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, जैसा कि झीलें हमने पढ़ ली, जलप्रपात हमने पढ़ ली, सारी नदियां हमने पढ़ ली, और डैम वाला लेक्चर बचा था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं नदियों से रिलेटेड। कल की क्लास में हम मिट्टियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भारत की सॉइल्स वगैरह हैं, है ना, तो मिट्टियों को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, और दो तीन और मेन मेजर टॉपिक बचे हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। बाकी तो फैक्चुअल टॉपिक हैं, तो वो तो हो जाएंगे, जैसे मिट्टियां हो गई, मिनरल रिसोर्सेस हो गए, फॉरेस्ट कवर वगैरह हो गया, तो ये कुछ मेजर टॉपिक बचे हैं, ठीक है। जलवायु है, तो जलवायु को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब वहां पर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ कोई डाउट है क्या? वैसे तो फैक्ट ज्यादा थे आज के टॉपिक में, कुछ उतना समझाने जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन आपको समझ समझ के पढ़ना है, मैपिंग करके ही याद करने हैं जितने भी डैम है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, क्लियर है? अमृत, गौरव, शुभानंद, योगेश, गुड्डू, अनिल। सर एपिसोड मैंने करवा दिए थे गुड्डू रॉय जी, मैंने करा दिए थे इंडियन ज्योग्राफी में, एक बार कंफर्म कर लूंगा। लेक वाला मैं देख लूंगा, मैंने बोल दिया था, आपकी फॉरवर्ड कर दी थी। सबसे देखिए, सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है। कौन पूछ रहे हैं? अनिल चौहान जी। सबसे लंबे डैम की बात करें तो हीराकुंड महानदी पर है, 4.8 किलोमीटर लंबा ये डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम है, महानदी उड़ीसा में। सबसे ऊंची की बात करेंगे तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा है, ठीक है, टिहरी डैम सबसे ऊंचा है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। सबसे बड़े वाटर रिजर्वायर की बात करेंगे तो जो रिहंद परियोजना में गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ठीक है, उसका वाटर रिजर्वायर सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़े डैम की बात करें तो भाखड़ा, सबसे बड़े डैम की यदि आप बात करेंगे तो सरदार सरोवर का नाम आता है, ठीक है, सरदार सरोवर का नाम आता है, जो कि कहां पर है? गंगा नदी पर, गुजरात पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। सबसे पुराने डैम की बात करेंगे तो कल्लनाई डैम, मैंने आपको बताया था, कल्लनाई डैम, कल्लनाई डैम, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रैंड एनिकट डैम, कावेरी नदी तमिलनाडु पर है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं वाले डैम है, आपको याद रखना है, ठीक है। टेस्ट भी अपलोड करवा दूंगा, वैसे कुछ टेस्ट अपलोड हैं और कुछ मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। और कोई डाउट किसी को?
मैं लेक वाला चेक कर लूंगा गुड्डू रॉय जी, ठीक है, लेक वाला लेक्चर डला है कि नहीं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। चलो तो क्लास एंड करें, कल हम नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कल मजा भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कल लाइव आना। आज तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि डैम था, कौन सा डैम कहाँ है, किस राज्य में है, यही पढ़ना था हमें। कल थोड़ा मजा आएगा आपको, कल नदी मिट्टियों को हम स्टडी करेंगे, सॉइल्स को करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आना, ठीक है। चलो तो क्लास को एंड करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, अपना पढ़ते रहें और ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।